देखो आप लोगों का मैं केमिस्ट्री का एक टेस्ट लिया था, ठीक है। वीडियो बन रहा है इसलिए कोई बहुत वो नहीं करना है, आराम से बस जो मैं पूछ रहा हूँ आपको बताते चलना है। केमिस्ट्री का टेस्ट ये जो हुआ था आपको बता करके हुआ था, सिर्फ एक चैप्टर का, मतलब पहले चैप्टर का टेस्ट हुआ था, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सिर्फ इसका टेस्ट हुआ था। और आप पिछले 1 मंथ से ज़्यादा से पढ़ रहे हो। और इसमें आपको साइंस में फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और बायो में लाइफ प्रोसेस। और फिर फिजिक्स में हम लोग दूसरा चैप्टर जो सबसे बड़ा चैप्टर आपके क्लास का लाइट, और सबसे इंपॉर्टेंट उसको भी ऑलमोस्ट आधा हम लोग कंप्लीट करने के उस पे हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना कुछ कवर कर चुके हैं और टेस्ट अभी एक भी आपका नहीं हुआ था। तो मैंने आपका कल टेस्ट लिया था और वो भी सिर्फ एक चैप्टर का केमिस्ट्री का, और उस टेस्ट में सारे क्वेश्चन वही दिए गए थे जो बोर्ड में आते हैं, ठीक है। और आप सबको मैं पिछले मतलब 1 महीने में आई थिंक 2, 3, 4 बार मैंने लगातार बताया है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में क्या चीज़ ध्यान रखा जाता है। आप सब पढ़ रहे हो तो मेन पर्पस तो ये भी है ना कि बोर्ड में अच्छा मार्क्स आए। अगर आपको यहाँ सब कुछ समझ आता है लेकिन अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओ, लिख नहीं पाओ, तो बोर्ड में मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी आप सबके टेस्ट में मैंने नंबर्स भी आपको दिखाऊंगा, आप भी देखोगे कितने आपके ख़राब नंबर हैं और साथ में राइटिंग कितनी ख़राब है। जैसे क्या नाम है तुम्हारा? अर्पित। हाँ बताओ, तुम्हारी राइटिंग वैसी है, ऐसी राइटिंग है कि अब तो तुमको एक होता है ना एसएसटी में कि अगर कोई छोटा सा चेंज लाना होता है तो आराम से आ जाता है, बट बड़ा चेंज लाने के लिए रेवोल्यूशन करना पड़ता है। तो तुमको तो अपने लाइफ में रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारी जो राइटिंग है इस हद तक ख़राब है या फिर अनरीडेबल है कि जिसको कोई पढ़ नहीं सकता, अगर पढ़ेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। शिवम किसका नाम है? शिवम तुम्हारा? देखो तुम्हारी जो तुम लिख रहे हो वो तो ठीक है, तुम्हारी साइज़ भी ठीक है, बट तुम इतना टेढ़ा चिपका के लिख रहे हो ना कि अगर कोई पढ़े तो, मान लो मैं तो अभी यंग हूँ तो पढ़ रहा था तो मतलब स्ट्रेस आ जा रहा था दिमाग पे, मतलब इतना जोर लगा के ध्यान देना पड़ रहा था। और बाय द वे अगर किसी बूढ़े ओल्ड टीचर के हाथ में चला गया ना, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बता रहे हैं, सच बता रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और अगर बाय द वे कहीं जहाँ चेक कर रहा हूँ गर्मी उसको मिले, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, हटा देगा साइड में, बाद में उसको चेक करेगा। फिर मतलब प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, उसको थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना पड़ रहा है, एकदम ध्यान दे करके। ये नहीं कि एकदम आराम से बस देखो अब दिख जाए, आपको देखना पड़ रहा है कौन ई है कौन सी है। तो देखो ये छोटी छोटी सी बात है। अब बताओ ई सी है जो भी ये राइटिंग की बात है, इससे कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आपके पूरे मार्क्स को बढ़ाना है तो इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं शुरू से कहता हूँ कि जो आप बोर्ड में जो भी यहाँ समझ कर रहे हो, तो आपका जो भी नॉलेज है, जो आप चैप्टर को पढ़ करके पाते हो, प्लस आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी, ये मिल करके आपके मार्क्स बनाएंगे, ठीक है। तो नॉलेज और प्रेजेंटेशन दोनों जब मिलेंगे तब आपके मार्क्स होंगे। तो आप ये मत सोचो कि आप यहाँ ट्यूशन में पढ़ते हो, आपको समझ आ जाता है, आप समझ गए तो आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। समझना एक अदर चीज़ है और उसको नंबर में कन्वर्ट करना एक अलग आर्ट है। उसके लिए आपको मैं हमेशा कहता था कि आप अपने घर जाकर के रिवाइज़ करो, डेफिनेशन याद करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ। और 10th में पढ़ते हो तो 10th के कुछ रूल्स हैं, आप 10th को क्लास 8, 7 की तरह नहीं पढ़ सकते। जैसे क्लास 8 और क्लास 7 में क्या होता था कि हम सभी जब भी क्लास 8, 7 में पढ़े हैं तो क्या होगा, सर पढ़ाएंगे एक चैप्टर को, उसके पीछे के सारे क्वेश्चंस को ब्लैक बोर्ड पे करवा देंगे। 10th में ये चीज़ें नहीं होता। 10th में हम लोग कैसे पढ़ते हैं? टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? टॉपिक वाइज। मतलब अगर मान लो आपका कोई एक चैप्टर है उसमें जितने टॉपिक्स हम उसको समझेंगे अच्छे से, जब एक बार समझ लिए हम लोग तो फिर उस टॉपिक पे चाहे जो क्वेश्चन आप दे दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने देख लिया कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, समझ गए कि जब कभी दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। उसके एग्जाम्पल्स आपने देखा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो जब आप एक बार ये समझ गए तो अब आपको जरूरी नहीं है कि आपके बुक के क्वेश्चंस को भी यहाँ मैं करवाऊँ तभी आप उसको याद करोगे। अब एक बार आप समझ गए तो अपने बुक पे ट्राई करो, आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस निकालो। 1 मिनट, हाँ बोलो। छोड़ के आगे करो, उसको लास्ट में पूछना, लास्ट में। समझ आया? तो कहने का मतलब बस इतना है कि जो भी पढ़ाया गया है आप उसको जाके आप घर पे रिवीजन करो और उसको क्वेश्चंस आपकी जो बुक की थी उसको लगा के देखो, ठीक है। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कोचिंग में या किसी भी कोचिंग में कि आपको मतलब कोई चीज़ यहाँ पढ़ाएगा भी और पढ़ाने के बाद से आपके एक एक क्वेश्चन बुक का करवाएगा भी, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक जो आपका चैप्टर है ना उस पर मोर देन 100 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस को चेंज करेंगे, मतलब उसका पीछा करेंगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा।
ठीक है। इसलिए अब मान लो पता चला किसी एस चंद के बुक से कोई क्वेश्चन कर दिया, कोई सृजन के बुक से कर दिया, कोई प्रदीप के बुक से कर दिया, तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है। इसलिए 10th में क्या चीज किया जाता है, टॉपिक। आप टॉपिक पे ऐसा कमांड हासिल कर लो कि उस पर चाहे कोई कैसा भी क्वेश्चन बना दे आप कर लो। और ये तो आपको पता ही, आप यहाँ बस बोर्ड के लेवल का पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन क्या बनाएगा, बोर्ड के लेवल का ही बनाएगा। और बोर्ड का लेवल कोई इतना हाई फाई भी नहीं होता कि आप ना कर सको। ठीक आया समझ में? तो इसलिए मैं आप लोगों को इतना समझाया था सारा कुछ बोर्ड के बारे में कि आपका सारा पढ़ा कुछ भी मतलब वैल्यू नहीं रखेगा अगर आप मार्क्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। और मैं जब जब पढ़ाया हूँ बताते चलना मुझको, तब तब मैं एक एक टॉपिक पढ़ा करके आप लोगों से पूछा हूँ कि आपको समझ आया कि नहीं आया। मैंने पूछा है कि नहीं पूछा है? अगर मैंने रिएक्शन के टाइप समझाए आपको तो मैंने पूछा कि आपको रिएक्शन के टाइप समझ आए कि नहीं आए। क्या कभी ऐसा हुआ है क्लास में कि किसी ने क्वेश्चन पूछा और उसको जवाब नहीं दिया गया या बोला गया कि तुम बैठ जाओ, तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछना? मैं तो क्वेश्चन पूछने वालों को और इंकरेज करता हूँ कि आप जितना सारा क्वेश्चन पूछ लो, आपको जितना क्वेश्चन पूछना आप उतना क्वेश्चन पूछो। और क्वेश्चन कौन पूछ सकता है? जो पढ़ के आएगा। बिन पढ़े आप क्लास 10th में हो, छोटे क्लास में होते तो बिन पढ़े भी पूछ सकते थे थोड़ा बहुत, बट बड़े क्लास में जब आप पढ़ोगे तभी क्वेश्चन पूछ सकते हो, है कि नहीं? और क्वेश्चन पूछने को बढ़ावा देने के लिए मैंने एक और काम किया। कुछ 2 दिन पहले आपको मैंने बताया कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे, अगर आपके टेस्ट होंगे आगे तो आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उसके लिए कि आप क्लास में क्वेश्चन पूछते हो। क्योंकि क्वेश्चन पूछना इस बात का प्रूफ है कि आप घर पे पढ़ रहे हो। अब जो पढ़ेगा नहीं उसको कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछने आएगा? तो क्वेश्चन पूछना यहाँ पे पार्टिकुलरली अगर मैं पढ़ाऊँगा, मतलब साइंस आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन ढेर सारे पूछने हैं। जहाँ कहीं भी डाउट आता है, अगर मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पूछो। आप घर पे जाके पढ़े हो कोई चीज़, मान लो यहाँ समझाया गया, आपने घर पे अपनी बुक से पढ़ा, उसमें कोई डाउट आपको आ गया है ना, मान लो आपने कुछ चीज़ ऐसा देखा जो यहाँ नहीं समझाया गया था, तो आप उसको आगे फिर दोबारा पूछ सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो यही होगा ना कि मैं टाइम नहीं रहेगा तो बोला जाएगा आप कल उसको पूछ लेना, रुक करके संडे को पूछ लेना, बट कभी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ नहीं बताया जाएगा। क्वेश्चन पूछना मैं पर्सनली इंकरेज करता हूँ, क्योंकि जब मैं भी क्लास 10th में पढ़ता था तो अपने सर लोगों से क्वेश्चन पूछता था, जो नहीं बताता था मेरे अकॉर्डिंग वो टीचर अच्छा नहीं होता था। तो फिर जब मुझे जो चीज़ नहीं पसंद मैं क्यों और उसे ऐसा कराऊँ? ठीक है। इसलिए आप क्वेश्चन पूछो, और कभी क्वेश्चन पूछने को लेकर कोई आपका मजाक क्या नहीं बनाएगा। ये नहीं कि आपने कोई क्वेश्चन पूछ दिया सिंपल सा, सबको आता तुम्हें नहीं आता, तो सब हंसेंगे। नहीं हंसेंगे, क्यों हंसेंगे भाई? कोई भी चीज़, कोई भी लड़का जब तेज़ बनता है तो एक टाइम पे वो भी तो नॉर्मली रहता है, धीरे धीरे तो तेज़ बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए किसी के ऊपर कोई हंसेगा नहीं, ये तो मान के चलो तुम। ठीक है। और हंस भी रहा तो छोड़ो, उससे तुम्हें क्या, तुमको सीखने को मिलेगा ना। ठीक है। और यहाँ आप 10-11 बच्चों में अगर आप शर्मा जाओगे पूछने उछने में, तो फिर बड़े कोचिंग्स में कैसे पढ़ोगे? और 11th में कोई आपको ट्यूटर नहीं मिलने वाला है। 11th में ट्यूटर नहीं चलता है, कोचिंग ही करना पड़ता है। और वहाँ कोचिंग के अगर आप अच्छे कोचिंग में पढ़ोगे तो उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 50 से ऊपर होगी। और वहाँ अगर आप सोचो कैसे पूछोगे जब आप यहाँ ही नहीं पूछ पा रहे हो तो। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, और मैं हमेशा क्वेश्चन पूछने को इंकरेज करता हूँ। आपको जो नहीं है आप पूछो, खड़े होके पूछो। ठीक है। इवन सबने क्वेश्चन पूछा, तुमने क्वेश्चन पूछा है अभी, तुमने पूछा है क्वेश्चन, तुमने भी पूछा है, सबने क्लास में क्वेश्चंस पूछे हैं जब नहीं आए तो। इसलिए क्वेश्चन पूछो। अब बताओ, अब ये 2 चीज़ क्लियर हो गया आपको कि जब मैंने पढ़ाया आपको कोई टॉपिक, तो टॉपिक पढ़ाने के बाद आपसे पूछा आपको समझ आया कि नहीं आया, आपने बोला हाँ आ गया, तभी मैं आगे बढ़ा हूँ। एक चीज़। सेकेंड, आपने भी उधर से क्वेश्चन कोई पूछा, उसको मैंने बताया, तभी मैं आगे बढ़ा हूँ। फिर तो मैंने जब दोनों काम कर दिए तो फिर आपके मार्क्स आने ही चाहिए। नेचुरली तो यही होना चाहिए ना, कि अगर जब मैं पढ़ाया तो मैं आपसे पूछा आपको समझ आया, आपने बोला हाँ आ गया। अब जब एक बार आपको आ गया तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चन पूछूं और फिर आप बताओ, है कि नहीं? तो आप बताते नहीं हो, टेस्ट लिया हूँ उसमें आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब सीधा यही ना हुआ कि आप घर पे रिवीजन नहीं कर रहे हो, आपके साइड से कमी है। ठीक है। तो आपके साइड से कमी क्यों है? क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि क्लास 8-7 की तरह ही, जैसे मतलब पढ़ लिया एक बार पेपर आएगा तो रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके साइंस में 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और सभी चैप्टर्स मतलब उतने सिंपल और उतने छोटे नहीं जितने आप सोच रहे हो 8 की तरह। इसको आपको शुरू से लेके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको यहाँ समझ आ जाता है, आप किसी से जाके बोलोगे कि मैं साइंस का पहला चैप्टर पढ़ लिया हूँ, मुझे समझ आ गया है, तो वो कैसे मानेगा? आपके मार्क्स तो देखेगा ना। अब मार्क्स अगर आपके कम आए होंगे तो आप चाहे जितना बोल लो मुझे समझ आ गया, उसकी कोई वैल्यू है? तो आपको मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। ठीक है। ये अलग बात है कि आपको नॉलेज है, मतलब मार्क्स में नहीं आ पा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना। तो आप जो कुछ भी समझ रहे हो यहाँ पे, उसको घर जाके जब तक याद नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे। सोच लो, चाहे आप जितना समझ लो, चाहे मैं जितना समझा लूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कल के दिन कहोगे हमें रिएक्शन के सारे टाइप्स पता हैं, हमें रिएक्शन के सारे टाइप्स की एग्जाम्पल्स भी पता है, हमें ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तुम्हें पता है सब कुछ, बट तुम कॉपी पे तो लिख ही नहीं रहे हो।
तो ये तो फिर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है इसमें इस चीज़ में। या तो आप झूठ बोल रहे हो कि आपको पता है, या फिर आपको पता है आपको लिखने नहीं आ रहा है, और लिखने नहीं आ रहा है और आपके मात्र आज से 8 या 9 महीने बाद बोर्ड का एग्जाम है, और आप ये उम्मीद लगा के अगर बैठे हो कि अभी तो चलो मई का महीना चल रहा है, दिसंबर से मैं एकदम अच्छे से पढ़ना शुरू करूंगा, तो दिसंबर से आप कितना भी अच्छे से पढ़ लोगे, हो सकता है आप 3-4 चैप्टर अच्छे से कवर कर लो, लेकिन जो लिखने का जो आर्ट है जिसको कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल, वो 1 दिन में आ जाएगा, 2 महीने 3 महीने में भी नहीं आएगा। उसके लिए कंसिस्टेंटली आपको स्टार्टिंग से ही एफर्ट करने पड़ेंगे। और इसलिए मैंने समझाया था कि जो क्लास टेस्ट भी, यहाँ छोटा सा टेस्ट भी हो ना, मान लो कि कोचिंग का टेस्ट है, नॉर्मल कोचिंग का टेस्ट है, कोई बहुत बड़ा वीआईपी तो है नहीं, लेकिन जो भी टेस्ट है, एक छोटा सा भी टेस्ट है, अगर 5 क्वेश्चन का भी टेस्ट है ना, तो आप उसको बहुत सीरियसली दो। क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो आप एक एक टेस्ट को अच्छे से जब लोगे खुद भी सीरियस होकर के, तो आप उससे धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। और इसलिए मैंने सबके टेस्ट की कॉपी में रिमार्क्स लिखे हैं कि आपके में क्या कमी रह गई, उसको आप सुधारोगे। ठीक है, जनरली सबकी कमी मैं बता देता हूं। अभी ओवरऑल सबकी कमी ये है कि किसी ने घर जाकर के डेफिनेशन याद नहीं किया है बुक से, और इस चक्कर में सबके स्टेटमेंट्स गलत लिखे गए हैं। मतलब आप क्या लिख रहे हो ये तो मैं समझ रहा हूं, जैसे आपने लिखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है, मैं समझाया था और आपने उसको लिखने की कोशिश भी किया है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके जो स्टेटमेंट्स है वो सही नहीं है। मतलब उसमें इज दैट ये सबका गलत है। हालांकि मैंने उसके लिए मार्क्स नहीं काटे हैं आप लोगों के, लेकिन बोर्ड वाले तो काट लेंगे। आया समझ में? अब देखो बोर्ड में आपको इन्विजिलेटर कैसा मिलेगा, मतलब कॉपी चेक करने वाला, वो आप तय तो नहीं करते, क्या पता वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड टाइप का मिल जाए, है ना। देखो यहाँ 2 कंडीशन होता है। अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मान लो कुछ लिखा है, मान लो बहुत लोगों ने लिखा, जैसे कोई एक रिएक्शन लिखा AgNO3, ठीक है, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। उसके बाद फिर मान लो आगे कुछ, मैं एक एग्जांपल बस ले रहा हूँ, फिर कोई आगे मान लो कुछ भी रिएक्शन है, यहाँ किसी ने लिख दिया 2AgBr ऐसे करके कुछ, ठीक। मान लो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 तब पे भी लिख दिया, छोटी सी बात है ना। मान लो रिएक्शन का पार्ट है, तो मान लो अभी तो मैंने इसको थोड़ा बहुत काट के आपके आधे नंबर काट लिए, बट इन्विजिलेटर आपको बोर्ड में ऐसा भी हो सकता है, बस इस एक मिस्टेक के लिए वो पूरे रिएक्शन को काट सकता है, ठीक। तो आपको यहाँ चेक करने वाले कई तरह के लोग मिलेंगे, कॉपीज स्कूल में भी आपको मिलेंगे, बट ये मान के चलो कि जो बोर्ड में होंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ आपको अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि क्या है ये तो बस 2 ही है, 2 ही मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको मिटा दें। कई लोगों ने यहाँ मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे 2 लगाया है, कई लोगों ने यहाँ 2 नहीं लगाया है, तो देखने में तो लग रहा है कि बस 2 छोटा सा एक चीज़ है, इसको लगाया नहीं लगाया क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो कई लोगों ने यहाँ ऐसे लिखा है, कई लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिखा है, मान लो एक कोई रिएक्शन है जिसमें AgCl है, तो कई लोगों ने AgCl2 लिखा है, कई लोगों ने सिर्फ AgCl लिखा है, इस तरह की चीज़ें। तो आपको लगेगा कि तो बहुत छोटी सी बात है, 2 और 1 का फ़र्क है, बट क्या पढ़ रहे हो आप, केमिस्ट्री, और हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक तरीका होता है। तो अगर यही चीज़ आप SST में, ह्यूमैनिटीज़ में कुछ गलती करते 2-1 का तो चल जाता, बट केमिस्ट्री ये सारा इसी का खेल ही है। आपको लग रहा होगा कि 2 और 1 में क्या फ़र्क है, बट बहुत बड़ा फ़र्क है केमिस्ट्री के हिसाब से। अगर आप ये 2 को 1 कर दो या 1 को 2 कर दो, तो इससे मतलब ऑलमोस्ट पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, पूरा उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक। तो केमिस्ट्री में अगर आपको लगे, अगर आपके किसी कॉपी पे जो आपको टेस्ट वाली कॉपी मिलेगी, यहाँ तो मैंने नहीं काटा, या काटा भी तो कम से कम काटा है, बट बाय द वे अगर मान लो मैंने पूरा कहीं किसी का काट दिया हो या कट जाए आगे स्कूल में कोई कॉपी तुम्हारी चेक करे, तो उससे ये ना हो कहना कि आप क्यों काट दिए, ठीक है, वरना आपसे वो कहेगा कि आपने केमिस्ट्री पढ़ा नहीं क्या। तो केमिस्ट्री में बेसिक जो चीज़ें होती हैं, लाइक जो उनके एटम की नंबर से टोटल मॉलिक्यूल्स के टोटल नंबर है, वो बहुत वैल्यू करती हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग 2, 3, 4 कुछ नहीं बना सकते। अगर आप बनाओगे, एक चेंज करोगे, तो उससे पूरे इक्वेशन में फ़र्क आ जाएगा और वो आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो टीचर पे डिपेंड करेगा ना। अगर आपका टीचर इसके लिए हो सकता है बहुत वो थोड़ा सिंपैथी वाला टीचर हो, उसको बच्चों के प्रति हमदर्दी हो, तो वो क्या करेगा, सोचेगा चलो 2 ही लिखा है ना, एक थोड़ा यहाँ 3 बना देते हैं, पूरा नंबर दे देते हैं। तो ऐसे भी मिल सकते हैं टीचर, बट ये मान के चलो आप क्यों, मैक्सिमम टीचर जो होंगे वो एक के लिए पूरे को गलत काट देंगे, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखना, एक केमिस्ट्री है और हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग नेचर होता है। केमिस्ट्री का नेचर ऐसा है कि इसमें मैक्सिमम आपको रिएक्शंस ही पढ़ने पड़ेंगे, तो आप रिएक्शन से पीछे नहीं हट सकते। और मैंने आपको एक अच्छा ट्रिक बताया था, एक अच्छी बात बताई थी कि आप क्यों घबरा रहे हो रिएक्शन देख करके। आपके क्लास 10th में कम से कम, 11th में तो पूरा रिएक्शंस होगा ही होगा, बट क्लास 10th में रिएक्शंस तो बुक में दिए हैं, बट मान के चलो अगर आप सब रिएक्शन के एक पास लिख लो ना बुक पे, मतलब एक पेज पे, तो मुश्किल से 15 से 20 पढ़ेंगे। और ये है कि उसी को बार बार बुक में रिपीट किया है, 40 बार 50 बार रिपीट किया है, बट एक्चुअल में वो 15 से 20 रिएक्शंस हैं।
तो जिसको आप देख के घबरा रहे हो कि पता नहीं कितना रिएक्शन है, ये रिएक्शन वो रिएक्शन, हम कितना रिएक्शन याद करें, भूल जाएंगे। एक्चुअल में पूरा बुक खंगाल लो, देख लो, बस 20-25 रिएक्शन ही मिलेंगे जो अलग अलग हैं, बाकी उसी को बार बार रिपीट करता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, आपके बुक में एसिड बार बार यूज करता है 3 ठो, बस 3 क्या मैं बोलूँ तो 2, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फॉर्मूला है HCl और एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब ये दोनों एसिड को बार बार यूज करता है, HCl और H2SO4 हर रिएक्शन में। अब ये 2 एसिड का नाम अगर आप बस अपने बुक के इक्वेशंस को बार बार देखोगे भी तो भी याद हो जाएगा। और आप सोचो कि हमारी बुक में एसिड नाम के एक चैप्टर है, उसमें पता नहीं कितने एसिड दिए, कितने उतने नहीं दिए हैं। वो लड़के जो ऐसा कहते हैं वो बुक देखते ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो यही 2-3 चीज़ आपके बुक में दिए, उसी को बार बार रिपीट करता है। आया समझ? और इस क्लास में आपको रिएक्शन का मास्टर नहीं बनना है, बेसिक चीज़ें याद करनी है, एग्जाम्पल्स याद करने हैं। और सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी या नहीं भी होगी तो उनके बुक में एनसीईआरटी का कुछ ना कुछ दिया रहता है, तो आप उससे उस चीज़ को रिवाइज करो। आया समझ? सबको आया समझ पीछे? तो ये मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में छोटे छोटे मिस्टेक्स भी पूरा गलत करवा देते हैं। क्लियर हुआ? ये जो आपके मॉलिक्यूल्स के नंबर है, अगर आप इनमें थोड़ा भी मिस्टेक करके 4 की जगह पे 3 कर दोगे तो पूरा कट जाएगा। इसलिए सरप्राइज ना होना कॉपी देख करके अपना। केमिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा होता है, ठीक? आ गया समझ? एक चीज क्लियर हो गया ये, इसका ध्यान रखना। और पेपर में जो तुम्हारा कॉपी चेक करेगा वो भी शायद इससे भी बुरा हो सकता है कि वो तो एक वर्ड के लिए पूरा आपका काट दे, तो आप तो देखने नहीं जाओगे अपनी कॉपी। इसलिए आप अपने को ही सुधार लो कि ऐसी गलती ना करने पाओ आप, ठीक? आया समझ? तो एक बात इसका ध्यान रखना कि छोटी छोटी गलती भी ना हो। एक चीज जो सब लोगों ने किया था ये बताया। दूसरा जो गलती सब लोगों ने किया है वो ये है कि तुम लोग ये बताओ कॉपी पे जो भी कुछ लिख रहे हो उसको बार बार काट पीट क्यों रहे हो? एक बार काटना होता है, 2 बार काटना होता है? और जैसे उत्कर्ष, इसकी कॉपी में आई थिंक 3-4 बार इसने एक चीज़ को लिख के काटा है, और इस वजह से मैंने इसके 1 मार्क्स काटे हैं। काटने के लिए, एक नहीं बोलूँगा, आधा, ठीक है, काटने की वजह से, ठीक है। अब इसके एक्चुअल में मैं तुम लोग को रिवील ही कर देता हूँ, इसके फुल मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 टोटल। अब इसके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ रहे थे टोटल। मुझे हुआ कि 50 आउट ऑफ 50 इसका दे दूँ कॉपी, मतलब नंबर टोटल जोड़ने पे हो रहा तो उतना लिख दो कॉपी पे। लेकिन 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे कॉपी दो, मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कोई कॉपी कोई भी, जैसे मान लो आप उसके फ्रेंड हो, अगर आप उसकी कॉपी लेके देखो तो आपको लगे कि हाँ ये डिजर्व करता है 50 आउट ऑफ 50। अब डिजर्व कैसे करेगा? अगर आप कॉपी खोले, यहाँ पूरा काटा पीटा मिले, चलो कोई बात नहीं, एक जगह मिल गया, फिर अगले पेज पे भी मिले काटा पीटा, तो आप वो कॉपी भले उसमें कंटेंट सही है, जो भी लिखा है आंसर वो करेक्ट लिखा है, सही लिखा है, लेकिन इतनी उसको प्रेजेंटेशन में इतना उसको रफ कर दिया है, उसका मतलब लुक इतना खराब कर दिया कि वो देखने में ऐसा लग नहीं रहा कि टॉपर की कॉपी है। 50 मीन्स क्या हुआ? टॉपर। भाई किसी मार्क्स का टोटल मार्क्स अगर आप पा जाते हो 50 आउट ऑफ 50, दिस मीन्स कि आप टॉप कर गए। और टॉपर की कॉपी को लेके लोगों के मन में क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो नीट एंड क्लीन होगा कि नहीं होगा? नीट एंड क्लीन होगा, या गलती होता है, मैंने देखा है, बट एक पेज में कहीं हुआ क्रॉस कर दिया, हो गया। अब बार बार आप मल्टीपल टाइम कट करोगे, एक आंसर का एक पार्ट एक जगह लिखोगे, दूसरे का एक पार्ट एक जगह लिखोगे, तो वो सब साइन नहीं है मैच्योरिटी के, और ना ही वो साइन है टॉपर्स के। तो अगर मैं आपकी कॉपी 50 आउट ऑफ 50 लिखता हूँ तो ये चीज़ एक गलत मैसेज देगा कि देखो मतलब ये 50 आउट ऑफ 50 ना डिजर्व नहीं कर रहा है, तब पे भी इसको 50 आउट ऑफ 50 मिला है। और मे भी कोई बच्चा अगर आपका कॉपी कर ले, बोले कि हाँ देखो ये चीज़, मान लो आपका जूनियर ही कोई 9th का, कि देखो भैया ने ऐसा लिखा है 50 आउट ऑफ 50, मैं भी ऐसा लिखूंगा 50 आउट ऑफ 50 पा जाऊंगा। और क्या पता उसको ऐसा टीचर हो जिसको नीट एंड क्लीन चीज़ें पसंद हो, तो उस चीज़ के लिए काटेगा। और बोर्ड में हमेशा प्रेजेंटेशन की मार्किंग होती है, तो आप ये मत सोचना कि हम बोर्ड में तो सही लिख के, आप कहते हो ना घर आकर के कि हम देखो ये क्वेश्चन हम सही करके आए हैं पूरा बोर्ड में, और बोर्ड का पेपर मान लो अगर 100 का है तो मेरे तो मैं जोड़ लिया हूँ 95 तो आ ही रहे मेरे, और आ कितने जाते हैं 80। अब आप सोचते हो कहाँ कट गया मेरा नंबर, और फिर आप अपने घर पे जो भी मतलब बोर्ड कह लो या टीचर कह लो उसको गाली देते हो या उसको पूरा भला कहते हो। बट एक्चुअल में आप ये जानो कि बोर्ड में प्रेजेंटेशन का भी मार्किंग होता है, आपने कितना नीट एंड क्लीन लिखा है, स्पेलिंग्स आपके कैसे हैं, इसके भी नंबर कटते हैं और मिलते हैं। आया समझ में? पीछे आ रहा समझ में बात? इसका ध्यान है उत्कर्ष, ठीक। एक चीज़ ये, और दूसरा ये समझ में आया, मतलब सबको कट पीट नहीं करनी है। तो मैंने एक्चुअल में जो पहली बात बताई थी, पहले उसको मैं नोट कर देता हूँ। पहला मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो स्मॉल मिस्टेक्स हैं उनको आप सीरियसली लो, क्योंकि केमिस्ट्री है, इसमें उसकी गलती से पूरा गलती हो जाएगा। दूसरा, नीट एंड क्लीन लिखो सब लोग, बार बार काटो नहीं, ठीक है। 1-2 बार कट हो भी गया बाय द वे तो उसको एक सिंगल लाइन से क्रॉस कर दो, फिर आगे बढ़ जाओ। कॉपी का प्रेजेंटेशन साफ रखो, कहने का मतलब, ठीक। तीसरा, पीछे सुनना ध्यान से, तीसरा एक ये आप गलती कर रहे हो
कि आपको इतने सालों से आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं, कहाँ पे कैपिटल। मैं देख रहा हूँ लोग सबके कॉपी की बात कर रहा हूँ, किसी एक में होगा, किसी में नहीं होगा, बट सब लोग सुनना ध्यान से। फुल स्टॉप यहाँ लगाया और फिर यहाँ से स्मॉल लेटर में कोई चीज़ लिखना शुरू कर दे रहे हो। तो जहाँ कहीं भी फुल स्टॉप लगता है वहाँ से कैपिटल लेटर में शुरू करते हैं ना, ये तो बेसिक ग्रामर का रूल है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दो। अब आप कहोगे कि इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मानते हैं इससे आपका नंबर नहीं कटेगा, बट जरूरी नहीं है कि नहीं कटेगा। कोई टीचर ऐसा होगा जो काट भी सकता है। कैसे? अगर मान लो मैं आपको 50 नहीं मान लो मैं अगर आपको 50 दे दूँ तो मतलब ये हुआ ना कि आप टॉप कर गए। तो ये आपसे उम्मीद कोई करेगा कि टॉपर होगा तो ये तो ज़रूर इसको हर चीज़ का पता होगा ऑलमोस्ट। और आप मतलब आपकी बेसिक राइटिंग ही खराब है, आपको बेसिक जो पंक्चुएशन है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो वही आपके शुरू से ही है। तो कोई देख के क्या सोचेगा कि यार ये तो इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ही सही थी, इसको तो 50 दिया ही नहीं जा सकता। आया समझ? तो ये सब बेसिक बातें होती है जो शुरू में ही लक्षण दिखाती। नहीं कहते हैं कि देख के लक्षण लग रहा है इसका। अगर मान लो मैं जैसे उत्कर्ष की कॉपी ले लूँ, इसकी कॉपी को दिखाऊँ, तो अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो बोलेगा इसके लक्षण तो 50 के नहीं दिख रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कहाँ पे यूज़ करना, उसका भी अच्छे से सोच समझ के यूज़ करो। क्लियर है ये बात? इसके बाद एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये बताओ सब लोग जो भी क्वेश्चन नंबर लिखते हो, मतलब सबने तो नहीं किया बट जिसने भी किया सुनना ध्यान से। अगर मान लो हम किसी का आंसर लिख रहे हैं, आंसर नंबर 1, तो हम यहाँ अच्छे से लिखेंगे आंसर नंबर 1। ठीक, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहे हैं, अच्छे से लिखेंगे आंसर नंबर 1। और जब हम आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं अच्छे से उसको यहाँ पूरा करेंगे। पूरा हो गया। मान लो इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि एक ही पार्ट इसका आ रहा है तो एक ही पार्ट यहाँ लिख दिया। और जब कभी अगली बार लिखेंगे, जहाँ कहीं भी स्पेस मिलेगा तो वहाँ हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। फिर ये भी लिखा जाता है कंटिन्यू, ताकि पता चले कि हम 1 का एक और पार्ट लिख रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक बात है। अगर आप रिमाइंड नहीं करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। टीचर को क्या फर्क पड़ता है, उसको तो बस कॉपी एक बार, वो बार बार थोड़ी ना आंसर शीट देखता है जो उसको मिलता है चेक करने के लिए। वो एक बार एक बच्चे का देख लिया, कर लिया, उसको याद हो जाता है आंसर पूरे, वो बस देख देख के चेक करता है। इसका भी ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर अच्छे से मार्क करो, वही आपका सबसे मेन चीज़ है, वरना आपको गलत मार्क्स मिल जाएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आपको 4 ही मार्क्स मिल जाए। इस चीज़ का ध्यान दो, पहला चीज़। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताओ, बहुत लोगों ने अपने कॉपी में क्वेश्चंस लिखे हैं और मैंने मना किया था कि कोई क्वेश्चन आपको उतारना नहीं है अनलेस कि वो इक्वेशन वाला हो, कोई केमिकल रिएक्शन लिखना उसका, क्योंकि उसका बिन उतारे तो किया नहीं जा सकता। अगर आपसे मैंने पूछा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, तो आपको उसको दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है? आप अपना टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हो लिख करके उस चीज़ को। बोलो। तो अब ये चीज़ क्या प्रूफ करता है कि लगता है आप क्लास 9th में 8th में कभी पेपर ही नहीं दिए हो, जो आपको ये तक नहीं पता। तो ये छोटी सी बात है ना, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये दिखाएगा कि बताओ बोर्ड में ये चीज़ लिखा नहीं जाता कि आप सिर्फ आंसर लिखो, बट सर लोग तो यही कहते हैं ना आंसर लिखो। और पहले के बोर्ड के पेपर आप उठा के देखो, उसमें लिखा भी रहता था कि आंसर लिखो और कोशिश करो कि सीरियल वाइज लिखो। बहुत बच्चे छोड़ छाड़ के लिखते हैं ना, बहुत कूद के कि पहले 1 कर दिया, फिर 15वां कर दिया, फिर इधर से कोई दोस्त बता दिया 10वां कर दिया। तो वो सबसे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। ठीक है, भले आपके मार्क्स मिल जाएं, बट ये आप उम्मीद ना करना कि आप बहुत अच्छे मार्क्स पा जाओगे उस तरीके से। और कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई सेक्शन में आंसर बटा हुआ है तो सेक्शन का एक जब भी आंसर पूरा हो जाए तो उसको दूसरे सेक्शन का नए पेज से शुरू करें। ये समझ में आ रहा है बात? तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पढ़ रहे हो, आपके मन में एक एम तो होगा ना बोर्ड में अच्छा नंबर लाना। कोई ये तो नहीं आया यहाँ कोई साइंटिस्ट बनने या कुछ बहुत बड़ा ज्ञानी बनने तो आया नहीं है कि नहीं हम भैया बस आपके पास आके पढ़ रहे हैं, आप मेरे को बस समझा दो, सिखा दो। सबको जरूर आपके मन में नंबर को लेकर थोड़ा बहुत कंसर्न होगा। आप चाहते होगे कि हम यहाँ आए हैं, पढ़ें और पढ़ के हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। इवन आपके पेरेंट्स भी इसी के लिए भेजे होंगे। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि आप नॉलेज भी गेन करो। मैं खुद ही बीच बीच में एक्स्ट्रा चीज़ें बताता रहता हूँ, नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको समझो, अच्छी बात है, बट साथ में नंबर लाने की भी कोशिश करो। ये भी एक टाइम के लिए ज़रूरी होता है। ठीक, हर चीज़ नॉलेज होता है, अच्छी बात है, बट उसके अलावा नंबर भी एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है स्टूडेंट की लाइफ में। अगर आप वो नहीं लाओगे फिर आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आया? तो इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक और कमी थी जो आप लोग की कॉपी में मैं बता दूं, सबके लिए थी ये। किसी ने लिखा, जैसे अर्पित ने लिख दिया, देखो कितने मतलब बिजीएस्ट मैन है, अर्थ पे इनसे बिजी कोई इंसान नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है तो पहले का ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए अगर सही है पहले का, तो इन्होंने लिख दिया कि एमसीक्यू में क्वेश्चन भी ठीक से नहीं लिखा, ऐसे लिखा ऐसे। अभी हम इसको 1 पढ़, इसको बड़ा भी नहीं किया और इसके बाद इसको ए लिख दिया, बस ख़त्म। ठीक, फिर इसके बाद 2 सी, 3 डी। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि इसका इन्होंने जैसे भी लिखा है इसको आप काट भी नहीं सकते। भाई लड़का लिख तो रहा है, क्वेश्चन दिया गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज कर दिया, देखो ए सी डी। ठीक है, और टीचर काट भी नहीं सकता, और इवन मैंने भी इसका नहीं काटा है।
बट हर चीज़ मतलब टेक्निकली तो नहीं काट सकते, बट कुछ चीज़ें आप टीचर को कंफर्ट करने के लिए भी करते हो, ताकि उसका मान लो कुछ आगे कोई क्वेश्चन आए जिसमें आप कुछ आधा अधूरा लिखे हो तो वहाँ मार्क्स मिल जाए आपके, वो करने के लिए। अब मान लो आपका 1 का ए लिखा है, बाय द वे टीचर आपकी कॉपी चेक करने से पहले 100 कॉपियाँ चेक कर चुका है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो आपकी कॉपी चौथी पाँचवीं है, वो देखेगा ए, तो फिर उसको पेपर मिलाना पड़ेगा कि भैया ए कौन सा ऑप्शन है, फिर ठीक है चलो देख लिया, फिर सी कौन सा ऑप्शन है। मतलब आप 6 अगर मान लो 20 MCQ अब आने वाले हैं बोर्ड में, तो 20 बार आपके पेपर वो देखेगा कौन कौन ऑप्शन है। बताओ फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा वो? आप क्या कर रहे हो, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप बस नोट कर दो, ठीक है। तो इसलिए आप ऑप्शन तो नोट करो, ऑप्शन का जो क्वेश्चन है उसको नहीं नोट करना, ठीक है, वो नहीं करना नोट, उसके लिए टाइम नहीं होता। 7th 8th में बच्चे उसको भी नोट कर देते हैं, बट वो उनकी बात है। आप बोर्ड क्लास में हो, मैं बोर्ड का आपको स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे खुद के बोर्ड में साइंस में 100 मार्क्स आए थे, पूरे फुल मार्क्स आए थे। तो मैं आपको मतलब अपना भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसका भी आप माइंड करो और इसको फॉलो करोगे तो आई थिंक आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देखो अगर आप लिख रहे हो, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हो तो इसका ए ऑप्शन है, तो कैसे लिखा जाता है? अगर मान लो फर्स्ट का ए है तो यहाँ ए लिखा, उसके बाद लिखा ए ऑप्शन है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मान लो ऐसा है तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा कुछ लिख दिया, तो ए हो गया। अगर आप चाहते हो इसके आगे ऐसा टिक करके बनाना कुछ तो बना दो, अदरवाइज बस आप इतना भी लिख दोगे तो सही रहेगा। टीचर को ऑप्शन ये याद हो जाएगा ना रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो आपको देखेगा हाँ चलो रिड्यूसिंग एजेंट सही ऑप्शन, टिक कर देगा, इस पर उतना नहीं केयर करेगा। बट आप बस ये लिख के छोड़ दो ABCD, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है प्रेजेंट करने का अपने आंसर्स को, खास करके MCQ में। और आजकल MCQ 2020 आपको हर सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, ठीक। तो इसलिए इस चीज को अभी से फॉलो करो। इसमें कितना टाइम बचा लोगे भाई तुम? आपसे ये बोला जाता है कि आप इस क्वेश्चन का जो पहला ये क्वेश्चन उतारो, तब बात भी होती। समझ आया सबको? तो ये लिखा जाना चाहिए, लिखते हैं। हाँ कुछ टॉपर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ये लिख देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली को बहुत रिस्की होता है ना। क्यों आप इतना रिस्क लोगे? उसको भी लिख लो ना, कौन सा आपका बहुत बड़ा टाइम चला जाएगा। ठीक आया समझ में? इतना ये करना। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं उसी में कि जो ये लिख दिए हैं और ये ही नहीं लिखे हैं ऑप्शन ABC, ठीक है। देखो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब एक होता है ना कहते हैं हिंदी में विचित्र विचित्र चीज़ें, तो वही है। ABC आपने लिखा ही नहीं, बस आपने 1 का रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिया, ठीक है। ये भी कोई इसमें गलत चीज़ नहीं, नंबर नहीं कट सकता इसके लिए। बट अगर आप A लिखो तो ज़्यादा सही है ना, तरीके से आप लिखो। तो आपको लगता होगा कि स्कूल में मेरा एक फ्रेंड है, वो तो ऐसे लिख देता, उसके नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और आपको ये भी लगता होगा कि हमारे स्कूल में एक और दोस्त है जो तो ये भी नहीं लिखता, सिर्फ ABC लिख देता, उसको मिल जाता है नंबर। तो आप उस पर ना जाओ, क्योंकि आपके स्कूल में जो नंबर मिल जाता है जिस दोस्त का, उस स्कूल की कॉपी जो भी टीचर चेक करता होगा, जरूरी नहीं कि वो बोर्ड में वही चेक करे। तो आप उस चीज़ को ना फॉलो करो, जो एक स्टैंडर्ड तरीका है उसको आप फॉलो करो, ठीक है। और हर चीज़ें मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, हर चीज़ हम लोग अपने कॉपी पे बस ऐसे नहीं करते कि उसके लिए हमको नंबर मिल जाए। ऐसे आप जब SST के आंसर्स लिखोगे, सुनो मुस्कान बात नहीं, जब आप SST के आंसर लिखोगे तो कई सारे आंसर्स में आप डायग्राम बनाओगे, इसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। और आपसे बोर्ड में वो फ्लो चार्ट बनाने को कहेगा नहीं, और उसके मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। बट आप अपने आंसर को और एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर हमारे एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रह गई तो उसको कंप्लीमेंट करने के लिए आप फ्लो चार्ट बनाओगे, कि जिससे कि हमारे सर समझ जाएं। आया समझ? तो उस फ्लो चार्ट के आपको मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, बट कहीं ना कहीं वो आपके आंसर में एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा, एक वैल्यू ऐड करेगा आपके आंसर में। तो कुछ चीज़ें अपने कॉपी में ऐसी करनी चाहिए और करनी पड़ती हैं जो कि वैल्यू ऐड करते हैं, आपकी कॉपी को अच्छा प्रेजेंटेबल बनाते हैं, टीचर्स के लिए कंफर्ट करते हैं, टीचर को चेक करने में आसानी होता है। वो तुरंत सेंस कर जाता है कि मैं जो कॉपी चेक कर रहा हूँ ना, पक्का ये टॉपर की कॉपी है। वो देखते ही सेंस कर जाता है। कैसे सेंस करेगा? देखेगा प्रेजेंटेशन उसका अच्छा दिखेगा, राइटिंग उसको अच्छी दिखेगी, है ना। और ये बेसिक जो चीज़ें हैं दिखाने उखाने वाला, वो चीज़ ऐसा दिख, समझ जाएगा बस कि जो भी मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ पक्का ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, जरूर अपने स्कूल का टॉपर होगा और इस लड़के का अच्छा मतलब एम होगा अच्छा मार्क्स लाने का। तो उसमें वो टीचर थोड़ा स्पेशली ध्यान देके चेक करता है, बाकी की तरह नहीं मतलब कर देता है कि चलो आधा नंबर दे के हटा दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बोर्ड के लिए बहुत कारगर हैं, क्योंकि बोर्ड इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आप हम कितना जानते हैं किसी को कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं। बोर्ड में आप जितना लिख के आओगे, घर के लोग इवन बहुत लोग यही मानेंगे कि आप उतना ही जानते हो, ठीक है। आप बोर्ड में मैथ में 30 नंबर पा के आ जाओ और मेरे बुक का आप सारा सवाल कर देते हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं। अगर आप बोर्ड में 30 पाए हो मतलब हम समझेंगे आप मैथ में वीक हो, ठीक है। और CBSE बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, CBSE बोर्ड एक स्टैंडर्ड बोर्ड है ना। तो इसके मार्क्स की वैल्यू होती है। आप ये ना सोचना कि इसमें नकल होता है तो आप कह लो कि हम 80% ला दिए, वो 90 ला दिया तो नकल से ला दिया, ऐसा नहीं है। तो CBSE बोर्ड नकल फ्री होता है, मतलब उसमें कोई भी चीटिंग का स्कोप नहीं रहता। और इसलिए आप जितना नंबर पाओगे वो आपके नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान देना। ये मैं पहले टेस्ट से आपको ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ये कोई आपका लास्ट टेस्ट नहीं है। ऐसे ऐसे ना जाना अभी कितने टेस्ट होंगे, अभी तो ये मई का महीना है,
ठीक है, तो अपने को सीखना है और ये सीखने के लिए ही मैं चाह रहा था कि आपको मैं बताऊं कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो। भले एक दिन पढ़ाई का टाइम जाए तो जाए, बट आप ये तो सीखो कि कहाँ आपकी गलती हो रही, कहाँ सुधार सकते हैं। ठीक, सबको समझ आ गया? तो ये चीज़ का ध्यान रखना। टेस्ट में अगर आप इतनी बातों का ध्यान रखोगे, और इतनी बातों का बस ध्यान रखने से नहीं होगा, आप इनको प्रैक्टिस करोगे घर पे, तब होगा। और आपको ये लगे कि बाय द वे कोचिंग की पढ़ाई से फर्क पड़ता है, तो आप चाहे जो भी कोचिंग होगा इलाहाबाद में, आप पढ़ के देख लेना। मैं बता रहा हूँ आपके परफॉर्मेंस में 1% का भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा अगर आप ये सारी कामें नहीं करोगे तो। और ये भी, ये सारे जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि स्पेलिंग का ध्यान रखना है, राइटिंग इंप्रूव करना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, स्मॉल मिस्टेक्स को भी ध्यान देना है कि वो ना होने पाए, ठीक है, और साथ में रिवीजन करना है या बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है, टाइम पे कंप्लीट करना है, ये सभी चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें आपको कोई कोचिंग कभी सिखा ही नहीं सकता, ना हम सिखा सकते हैं ना कोई कोचिंग सिखा सकता। ये सारी चीज़ें कैसी है, इसको हम कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, इसको हम लोग करके ही सीख सकते हैं। आया समझ में? जैसे क्रिकेट गेम में क्या होता है कि कोच आपको कितना भी सिखा ले, अगर आप बैटिंग खुद से नहीं करोगे तो क्या आप सीख पाओगे? तो वैसे ये वाला पूरा खेल है, तो इसको आप जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है। समझ आ रहा है पीछे शिवम? समझ आए बात? तो बस इतना ही बताना था मुझे आप लोगों को। क्लियर हो गया? अभी मैं आपके मार्क्स आपको दिखाऊंगा, आप आराम से मार्क्स देखना कि कितने कितने आपके मार्क्स मिले हैं और कहाँ कहाँ कटे हैं। तो कोई बहुत वीआईपी टेस्ट नहीं है कि इसको लेकर के बहुत वो होना, बट सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रहा हूँ कि छोटा सा भी आपका अगर मैं टेस्ट लूँ तो उससे आप ज़्यादा चीज़ सीखो। ठीक, आया समझ? तो इतना आप ध्यान रखना और इस चीज़ को घर पे प्रैक्टिस करना। देखो आप ही की कोचिंग में देखो कितनी डाइवर्सिटी है। लास्ट बात मैं बता दूँ आपको, लास्ट एकदम ध्यान से सुनना। आप ही के कोचिंग में एक लड़का है उत्कर्ष, और जैसे मान लो गर्ल्स में मुस्कान है, और वो कौन, तुम्हारा नाम क्या है बाबू? हाँ अस्मित, हाँ खड़े जाओ थोड़ा। अस्मित स्टैंड अप। तुम्हारे पे एक कोट सूट करता है, मतलब एक कहावत है वो ये कि डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर, मतलब किसी किताब को उसके कवर को देख के जज ना करो। जैसे हम लोग को कोई किताब कोई फटा दे देगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हटो यार ये किताब तो फटा ही है, क्या ही इसके अंदर होगा, है ना? तो वैसे अस्मित आता है लेट, है ना? आई थिंक अब लेट नहीं आएगा, कोशिश करना लेट ना आने का, ठीक है? अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे वो कर रहा है। अब तो सुबह जब हो जाएगा तो लेट आने का कोई वो नहीं रहेगा। आता है लेट, उसके बाद आता है तो अपने एक यार है उसका शिवम, उससे बात करता है, और उसके बाद अगर संडे को पढ़ाई होती है तो उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी फ़ोन भी देख लेता है। तो इतना सब करता है, बट इसने अच्छा परफॉर्म किया है, और मुझे इस चीज़ को लेकर के मतलब अच्छा परफॉर्म का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा नंबर ला दिया है, बट मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे तो अच्छा लाया है। तो ये भी प्रूफ करता है कि किसी को देख के आप मन नहीं कह सकते कि कौन तेज़ है, कौन नॉर्मल है, या कौन उससे कम है। ठीक है, हो सकता है घर पे रिवीजन करता हो ये लड़का, घर पे रिवीजन तो कुछ करते होगे ना? हाँ देखो उस दिन पढ़ के आया तो अच्छी बात है। और ये भी नहीं कि आपका टेस्ट सरप्राइज टेस्ट था, तो आप लोग को ये भी पता है ये टेस्ट को लेकर के एक हफ्ते से बताया जा रहा था कि टेस्ट होगा, और एक दिन एक्स्ट्रा मंडे को भी आपको टाइम दिया गया और ट्यूसडे को टेस्ट लिया गया टाइम दे करके। और इतना जब बताया जाता है तो लोग सोचते हैं कि यार इतना ज़्यादा आपको टाइम मिल गया, एक दिन का मंडे का भी टाइम मिल गया, मतलब पक्का 5-6 चैप्टर का टेस्ट तो होने ही वाला है। बट हुआ क्या, सिर्फ एक चैप्टर का टेस्ट। उस चैप्टर में भी देखा जाए तो बस 2 मेन टॉपिक हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और बेसिक एक जो हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस करना क्या है, यही चीज़ है पूरा। ठीक, आगे समझ? तो इतनी इतना सिंपल चैप्टर के लिए इतना टाइम देना तो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? देखो उसका प्रूफ है कि देखो वो लड़का बस पेपर के एक दिन पहले या उसी दिन बस पढ़ लिया तो देखो मार्क्स उसके आगे। ये है रोज़ रेगुलर क्लास अटेंड किया, घर जाके थोड़ा बहुत पढ़ता होगा, इसके फुल मार्क्स आ गए। तो आप ही के कोचिंग से, मैं ही टीचर हूँ, मैंने ही पढ़ाया है, एक बच्चे का फुल मार्क्स आ रहा है और एक का लगभग अच्छा ही आ रहा है। लड़कियों में भी 1-2 का अच्छा आ रहा है और बाकी लोग खराब कर रहे हो। अब इसके लिए किसको ब्लेम करा जाए बताओ? मान लो जिसके खराब मार्क्स आए वो कह सकता है कि हमारे मतलब जहाँ मैं जाता हूँ या जाती हूँ पढ़ने, वहाँ पढ़ाई नहीं होती, समझाया नहीं जाता, ठीक? या फिर मैं क्वेश्चन पूछता या पूछती हूँ तो मेरे को बताया नहीं जाता, या मेरे क्वेश्चंस नहीं कराए जाते, या फिर छुट्टी रहती है, तरह तरह के ब्लेम कर सकता है। बट इसी कोचिंग से उत्कर्ष, अस्मित, मुस्कान एंड इवन वो जो हिंदी मीडियम की गर्ल्स है उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इन सारे बच्चों के मार्क्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि इसी कोचिंग से ये बच्चे पढ़े और देखो इनके कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब एक ही कोचिंग से 2 रिजल्ट कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने एंड से काम तो किया है, मैंने अपने एंड से जो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपको समझाना बताना वो किया है, और इसका प्रूफ क्या है, मैं जब समझाऊँ तब आपसे पूछा हूँ समझ आया कि नहीं आया, तो आप सब लोगों ने बोला हाँ आ गया, तब मैं आगे बढ़ा हूँ, तो उन बच्चों के मार्क्स भी आए। और आप जिसके भी मार्क्स नहीं आए उसका सिंपल और सिंगल एक रीज़न है कि आप घर पर जाकर रिविज़न नहीं किए हो।
ना रिवीजन किए हो, अगर रिवीजन भी किए हो तो आप ओरली याद किए हो। आप ये सोच रहे हो कि 7th 8th में ओरली याद करके जाके लिख देते तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ क्लास 10th में कई चीज़ें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। और ये कैसा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री। इसमें रिएक्शंस हैं, और रिएक्शन तो कभी ओरली याद हो ही नहीं सकते। अगर हो भी गए तो आप लिखोगे तो गलत लिख दोगे। तो एक ये भी चीज़ आप जान जाओ, हर सब्जेक्ट को एक ही तरह से आप नहीं पढ़ सकते। एसएसटी में आप ओरली याद कर लो, क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या होता है रशियन रेवोल्यूशन, क्या होता है डेमोक्रेसी, जाके आप एक पेज छाप के आ जाओगे। बट केमिस्ट्री या साइंस का कोई भी चीज़ ले लो, उसको जब तक आप खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे, तब तक उसमें मार्क्स आपके नहीं आएंगे। ठीक, तो जो भी रिएक्शन से आप घर पे जाके प्रैक्टिस करो। ये बताओ सब लोग, तो पहले बैठ जाओ। आप सबको बैलेंस करना सिखाएगा इक्वेशन का। मैंने बैलेंसिंग के क्वेश्चंस दिए थे, जिससे मैं पूछूंगा बताओ अर्पित सिखाया गया बैलेंस करना? बैलेंसिंग के क्वेश्चन मैंने एक दिन सिखाया भी था, और आई थिंक 10 उस क्वेश्चन मैंने दिया भी था यहीं पे करने को। मुस्कान, बैलेंसिंग का दिया गया था, होमवर्क दिया गया था बैलेंसिंग करने को। तो आप सब लोग बैलेंसिंग के क्वेश्चन गलत फिर क्यों करे हो? बताओ स्मिथ, बैलेंसिंग सिखाया गया था, कैसे बैलेंस करते हैं ये सिखाया गया था। कितना सिंपल। अब बताओ, एक क्वेश्चन आया है कि सीधा रजब, एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन किसको बोलते हैं और इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं? अभी कितना हाई फाई सवाल है, बताओ। कुछ नहीं है भाई, इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं? अब इसी चीज को आपको एक स्टेटमेंट में लिखने नहीं आया, लिखने की कोशिश सब लोगों ने किया है, बट उल्टा फुल्टा लिखा है, ग्रामेटिकली मिस्टेक। तो इसको लिखना था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, वी बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाई वी बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखना, बट आप कंजर्वेशन ऑफ मास वाली बात लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। और पूछा था कि अब ये चीज़ कोई किसने लिख दिया तो सोच रहा है कि मेरा आंसर ही पूरा हो गया, जबकि इसके पहले क्वेश्चन था व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उसमें भी आपको लिखना था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। इतना सिंपल समझाया था। और मैं जान रहे हो, जब मैं पेपर बना रहा था, जहां से भी मैंने पेपर बनाया है वहीं से, और मतलब बोर्ड में ही इससे भी मुश्किल क्वेश्चंस आए थे। तो मेरा मूड एक बार के लिए ये हुआ कि मैं थोड़ा और मुश्किल क्वेश्चंस, मुश्किल तो नहीं कहेंगे बट वो बोर्ड में आए थे, तो मुझे हुआ कि मैं उनको दे दूं आपके पेपर में। फिर मैं सोचा ये पहला टेस्ट है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सबके 5-6 नंबर आ जाए। ठीक है, तो फिर मैं सोचा कि अगर मैं नहीं देता हूं तो भी गलत बात है, क्योंकि वो चीज़ बोर्ड में आए हुए हैं। एकाएक आपको बोर्ड में दिखेगा तो आप कहोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं ये चीज़। ठीक, तो मैंने ये डिसाइड किया कि पहले एक सिंपल पेपर बनाते हैं, और एक बार फिर इसी चैप्टर का एक कुछ टाइम बाद टेस्ट लेंगे, तब उन क्वेश्चंस को भी देंगे। ठीक है, तो एक बार आपका एक और टेस्ट होगा इसी सेम चैप्टर का, और उसमें थोड़े क्वेश्चन के लेवल हाई रहेंगे। हाई मींस ऐसे नहीं कि जो कहीं और कंपटीशन के हैं, नहीं, आपके बोर्ड के ही हैं वो, और बोर्ड में ही आए हुए हैं, और आपको पता रहने चाहिए। और मुझे पूरा पता नहीं आप लोगों की परफॉर्मेंस या क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लग गया था कि आप लोग उसको नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने उसको नहीं दिया था जानबूझ करके। तो समझो मैंने अपने तरफ से पेपर ऐसा सेट किया था जिससे कि मैं चाहता था कि सबके 30+ मार्क्स आ जाए एक बार, तो आपके कॉन्फिडेंस थोड़े अच्छा हो जाए, फिर मैं हार्ड पेपर आपको दूं। समझ में आया? इतना मैं इजी पेपर सेट किया था। और अब आपको लग रहा होगा नहीं डिफिकल्ट है, क्यों लग रहा होगा मैं बताऊं? क्योंकि आपने अभी कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं कि बुक में कैसे क्वेश्चंस होते हैं या पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कितने लोगों ने देखा अपने अपने बुक के क्वेश्चंस कि बोर्ड में जो आए हुए हैं? अगर जिसने भी देखा होगा तो उसको पता होगा। अच्छा ये बताओ, तुमने अगर देखा है, तुम्हें देख करके फिर इस पेपर को देख के क्या लग रहा है, हार्ड की इजी? इजी। देखो नॉर्मल है। अरे क्या पूछा था? एक्सोथर्मिक का डिफरेंस, डबल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये पेपर बहुत इजी बनाया था मैंने जानबूझ करके कि आप एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लो, एंड देन इसके बाद थोड़ा सा टफ जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं मैं उनको चूज करके आपको बना के टेस्ट लूंगा। क्लियर है? तो आप नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी भी अच्छे से करना, जो मैंने बोला उसका ध्यान भी रखना। समझ आया? और जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था वो भी मैं चेक करता हूँ। ठीक है, उसके पहले मैं आपके पेपर्स देता हूँ, अपने मार्क्स को देखो, गलती कहाँ की है उसको सुधारना, और सब लोग जितने भी क्वेश्चन है उसके जो सही आंसर्स हैं उसको लिख करके कल लेके आओगे। आपका कल का ये होमवर्क रहेगा, और उन क्वेश्चंस के आंसर मैं एक बार डिस्कस करूंगा जस्ट अभी। ठीक है, हाँ अभी सारे क्वेश्चंस के नहीं, जो इजी है तो आप जानते ही कर लोगे, तो जो डिफिकल्ट है जिसमें डाउट सबको लग रहे हैं उनको मैं करूंगा। एक क्वेश्चन आया था, सुनो ध्यान से पीछे, एक क्वेश्चन आया था कि ट्रांसलेट करना था। अब जिसने भी बस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखा होगा, क्या उसमें ट्रांसलेट वाले क्वेश्चन नहीं है कि नहीं है? अब बताओ, मैं जब कभी भी चैप्टर फिनिश करता हूं तो आपसे बोलता हूं कि आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लो कॉपी पे, और आप क्या सोचते हो कि एनसीईआरटी में अगर 20 क्वेश्चन हैं तो मैं यहाँ 20 क्वेश्चन करवाऊं? ये पॉसिबल नहीं है। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है।
मैं टॉपिक तो समझा रहा हूं ना। आप अगर 20 क्वेश्चन घर पे जाके लगाओ, उसमें से अगर आपको 20 नहीं आते हैं तो मैं 20 बताऊंगा यहाँ पे। मे बी मतलब हम 2 दिन 3 दिन ले लें इस चीज़ को कराने में, बट जरूर बताएंगे। बट आप करो नहीं कुछ, आप ये सोचो कि चैप्टर खत्म करा दिए, अभी मेरा क्वेश्चंस भी करवाएं एक एक। मतलब आप इतने स्पून फीडिंग तो आपको नहीं हो सकती कोचिंग में, है ना। तो आप ये एक्सपेक्टेशन से मत पढ़ो ट्यूशन यहाँ पे कि आपको एक चैप्टर पूरी तरह से फिनिश करा दिया जाएगा, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है चैप्टर फिनिश हो गया, लाओ अब मैं तुम्हारा एक एक क्वेश्चन कराता हूँ। पता चले फिर एक हफ्ता में आपको 20 क्वेश्चन करवाऊँ, ऐसा नहीं होगा। मैंने ये बताओ तुम सब लोग, क्वेश्चन जो भी होता है चैप्टर के एंड में किसके ऊपर होता है? जो टॉपिक आपने पढ़ा उसी के ऊपर होता है। मैंने टॉपिक आपको समझाया, अब आपका फर्ज बनता है कि आप घर पे उस क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं तो लाके यहाँ पूछो। पूछना कभी मना मैंने नहीं करा है, चाहे आप जो क्वेश्चन पूछ लो अपनी बुक का, इवन आप बुक से बाहर का भी पूछना चाहते हो पूछो, बट पूछो। और पूछोगे कब? जब पढ़ोगे। और नहीं पढ़ोगे, नंबर कम आएगा, ब्लेम कर दोगे कि पढ़ाया नहीं जाता ट्यूशन में, ये चीज़ नहीं बताया जाता, वो चीज़ नहीं बताया जाता। बट आप ही के ट्यूशन में बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए। तुम कहीं और ट्यूशन पढ़ते हो? अस्मित तुम कहीं और ट्यूशन पढ़ते हो? नहीं। तो अब ये भी नहीं कि मतलब वो हमारे से पढ़ के कहीं और पढ़ते हैं या कहीं और वीआईपी स्कूल में पढ़ते हैं। सेम केबी में आरती भी पढ़ती है, सेम क्लास में उत्कर्ष भी पढ़ता है। सी रिजल्ट में कितना फ़र्क है दोनों के। अब रिजल्ट में क्यों फ़र्क है? पढ़ा मैं ही यहाँ रहा हूँ, क्या इसके पास जाके यहाँ बैठ के पढ़ाता हूँ क्या इसके सामने? इवन वो तो और दूर पढ़ता है। बट क्या है कि वो घर पे लड़का एफर्ट करता होगा, जाके जरूर बुक खोल के रिवीजन करता होगा, तो उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। थोड़ा और इंप्रूवमेंट कर लेगा तो इवन बोर्ड में भी अच्छे ला सकता है। ठीक है। और जो देखो मेरे एक पर्सनल, मैं आपको रीज़न बताता हूँ, मेरी एक पर्सनल आदत है, जो लड़का अच्छा करता है मैं उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ। केवी का एक लड़का था, इसका 94% आया था, आपके केवी में पढ़ता था आज से 2 साल पहले। सुमित नाम था उसका। ठीक है। आप केबी में जो भी पढ़ता होगा पूछेगा करेगा। तो सुमित था, तो उसने मतलब मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस, आपके वर्मा सर पढ़ाते थे केबी वाले, तो उनसे सीख के मैथ अच्छा करता था। ठीक है। मेरे से थोड़ा बहुत कभी मैथ पूछेगा पढ़ेगा। बेसिकली साइंस अच्छे से पढ़ता था। जब उसका मैंने देखा कि बेचारा मैथ भी अच्छा कर रहा है, साइंस में भी अच्छा कर रहा है, और हिंदी इंग्लिश के आपके स्कूल में कभी कुछ होता था एक टेस्ट वगैरह, तो उसमें भी उसके अच्छे मार्क्स आते थे। उसके अच्छे मार्क्स आते नहीं थे SST में, और मेरा एक अच्छा सब्जेक्ट जो कमांड जिसके ऊपर वो SST है। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको ऐसा करो कि इसके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए। ये बताओ, अगर वो मेरे से साइंस पढ़ रहा था, मैथ्स भी पढ़ रहा था, तो साइंस में उसके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, स्कूल से भी अपना पढ़ रहा होगा, हिंदी इंग्लिश में भी अच्छा है, बट SST में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स आते? बिल्कुल नहीं। तो मेरा ये सेंस हुआ कि लड़का शायद इसके पास टाइम नहीं है, ये सोच रहा है कि एक्स्ट्रा पैसा लेंगे पढ़ाएंगे। तो मैंने खुद से उसको बोला कि तुम ऐसा करो कि SST पढ़ने के लिए सुबह आ जाओ। तो लड़का इस केबी में उस टाइम पे मॉर्निंग क्लास चलती थी, तो ड्रेस पहन करके सुबह पहले आ जाता था, और आ करके SST 1 से 1.5 घंटा पढ़ता था। ज्योग्राफी पहले पढ़ा वो, फिर धीरे धीरे हिस्ट्री पढ़ा, और बोर्ड तक इस काम उसने जनवरी महीने से शुरू किया था। और जब तक आपका एक 1.5 महीने का टाइम था, उस 1.5 महीने के टाइम में उसने पूरा कंप्लीट कर लिया। और जो भी मैं जानता था अपने अकॉर्डिंग, अपनी तरफ से मैंने उसको बताया, इवन बोर्ड में कैसे लिखना है वो सब भी चीज़ मैंने उसको जितना भी कर सकता था किया, और उसका अच्छे मार्क्स आए। तो अब मैं उसको ये बिल्कुल नहीं करा होता। उसी की क्लास में राहुल पढ़ता था, या फिर सोनू, पता नहीं कौन था नाम, वो भी केबी में ही था, बट मैं उसको स्पेशली नहीं बुलाया, क्योंकि उसको मैं बुलाऊंगा तो एक्चुअली सुमित के साथ क्या था ना कि अगर मैं 1 स्टेप चलता तो लड़का 2 स्टेप चलेगा। मतलब अगर मान लो मैथ में मैंने बोल दिया कि सुमित देखो एक्सरसाइज नंबर 1 का ये क्वेश्चन मैंने तुमको करा दिया, सारा ट्राई करके आना, तो वो क्या करेगा, उस एक्सरसाइज को तो ट्राई करेगा ही करेगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी ट्राई कर लेता था। जब कल मेरे पास आएगा तो क्या बोलेगा, भैया नेक्स्ट एक्सरसाइज में मेरे को ये क्वेश्चन में डाउट है। मतलब इतना काम मेरा आसान कर देता था लड़का कि मैं मतलब पढ़ाओ तो ऐसे ही लड़कों को पढ़ाओ। अब मेरे अंदर से इतनी खुशी होती थी कि मैं सोचता था मेरे पास जो है, अगर मेरे पास कोई बुक है एक्स्ट्रा कुछ है, मैंने भी जब पढ़ाई किया तो मेरे पास भी कुछ बुक्स तो होंगी, कुछ रिसोर्सेज तो होंगी, तो मैं उनको उसको शेयर कर दूं ताकि लड़का और अच्छा कर ले। तो किसी टीचर का भी मन तभी और आगे किसी को हेल्प करने का होता है जब लड़का भी कुछ एफर्ट करता है। पता चले मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँ, आप घर जाके बुक कॉपी बंद कर दो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, 10 तरह की बातें कर रहे हो, उसके बाद फिर पता चले रिजल्ट आपके आ जाएँ, टेस्ट उसमें आपके कम नंबर आ जाएँ, और फिर पता चले तब पे भी आप नहीं सुधार कर रहे हो, तो फिर मैं क्यों एफर्ट करूँगा? ठीक है, आया समझ? तो आप अगर कोशिश करोगे तो ये बिलीव करो कि मैं आपसे डबल कोशिश करूंगा आपकी डाउट्स को, आपकी किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बट आपको कोशिश करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने तो बहुत खुश किया है परफॉर्मेंस, किसी के नंबर लाइक मुस्कान के, वो जो हिंदी मीडियम की लड़की है उसका भी बहुत अच्छा मतलब नंबर तो खराब आया बहुत, बट उसने जो कुछ भी लिखा बहुत अच्छे राइटिंग में अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है। और डिसअपॉइंट किसने किया मुझे बहुत ज़्यादा? मुस्कान, अर्पित, थोड़ा बहुत शिवम को भी कहेंगे। ठीक है। और किसको बोलें, आरती, सेम केबी में पढ़ती हो। ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन तुम लोगों से नहीं है। ठीक है। और इसी से कुछ दिन पहले मैथ के आपके टेस्ट हुए तो उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो देखो, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप ब्लेम करते रहोगे, इस कारण से हो गया, गर्मी थी तो हो गया, समझ नहीं आता था तो हो गया। तो आप जब 10 तरह की ब्लेम करोगे ना, तब तक आप सुधार ही नहीं सकते। आप ये पहले सब लोग एक्सेप्ट कर, मतलब अपने मन में इस चीज़ को मानो कि हमने यहाँ
ट्यूशन में ध्यान से समझा करा था, बट घर जाके मेहनत नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया, लिख लिख के तैयारी नहीं किया अच्छे से, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री नहीं समझ के तैयारी किया, हिंदी की तरह याद करके आ गए थे देने के लिए, रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं किया था। ये बताओ, हमने आपको 10 बैलेंसिंग यहाँ करवाया था, अगर आप अच्छे बच्चे होते तो अपने बुक से ढूंढ ढूंढ के 20 बैलेंसिंग घर पर प्रैक्टिस करते, बट किसी ने नहीं किया होगा। जब नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा नंबर? अब आप चाहो कि हम वहाँ पे 20 हम ही लिख के करवा दें, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये आई थिंक ये फर्स्ट और लास्ट टाइम मैं इतने बड़े से आपको समझाया हूँ, इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं कुछ भी समझाने वाला हूँ। आप टेस्ट देना, नंबर अपना सुनना, आगे पढ़ना, ठीक, यही चीज़ चलेगा। एक बार मैंने बता दिया पूरा एकदम जो चीज़ में मेरे दिमाग में आ रहा था। हाँ, कोई आपको डाउट कुछ हो किसी बात को लेकर आप पूछ सकते हो, रुक करके भी, अभी भी या फिर बाद में भी। क्लियर हो गया सबको? समझ आया पूरी बात? मुस्कान, तुम्हें समझ आया? तुम्हें ठीक है, बोलो कुछ।